तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था दैट इज कि भाई हमारे क्रैब साइकिल के अंदर टोटल 6 NADH मॉलिक्यूल्स बने और 2 FADH मॉलिक्यूल बने थे, राइट। एंड इसके अलावा 2 अलग आपके ATP बने थे या GTP जिसको आप करें, राइट। और ये आपके ATP और GTP जो थे ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन थ्रू बने थे, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली यूज हो सकते थे। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता इस एटीपी के लिए। यहाँ पे आपकी जो एटीपी जनरेट हो रही थी क्रैब साइकिल में डायरेक्टली यूज हो जाती थी। सो 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऐसे थे जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे। एंड बचे हुए NADH और आपके FADH मॉलिक्यूल्स होते वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाके फिर आपके ATP का प्रोडक्शन कर रहे थे, राइट सृष्टि? राइट है ना, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब आ जाते हैं नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको याद हो तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाया था, एक बार देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम से फटाफट चल के। ये रहा, इस डायग्राम में आप साफ देखो, मैंने आपको यहाँ डायग्राम में बताया था कि ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दिस वन, दिस इज, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ये कैसी थी आपकी बाइलेयर, ये भी आपने देखा। तो इस बाइलेयर में क्या था, इसकी आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी। तो ये आपको जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही थी, तो एक जो बाहर की साइड है दैट इज आउटर लेयर और जो अंदर की साइड है दैट इज इनर लेयर। इन दोनों के बीच में आपका क्या होता था, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती थी वो कंडक्ट होती थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका यहाँ पर होता था। क्लियर बात? पहले सृष्टि समझ में आ गई लोकेशन? हाँ चलो, तो अब आ जाते हैं नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। तो यहाँ देखो, जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूंगा तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन होगा। आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है। तो आपके यहाँ पे सवारी क्या है, पैसेंजर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे गाड़ियां क्या है, टैक्सी, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगी। तो यहाँ पे आपके मोस्टली जो होते हैं दैट इज FMN, FES। FMN का मतलब हो गया फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एंड FES दैट इज आयरन सल्फर एंड दैट इज साइटोक्रोम। ये मेन आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स कैरियर। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे इस पूरे सिस्टम में। बात समझ में आई सृष्टि? हाँ आपको FMN की मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सो यू कैन भूलो नहीं। FMN दैट इज फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज योर FMN। एंड एक होता है FAD, दैट इज फ्लैविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, FMN FAD। इन दोनों को बनाने के लिए जो विटामिन यूज होता है दैट इज राइबोफ्लेविन। ये आपका विटामिन है राइबोफ्लेविन, जो इन दोनों को बनाता है, FMN और FAD, दैट इज विटामिन। ठीक है सृष्टि? चलो, अब आ जाओ नाउ। हमारे यहाँ पे क्या देखा हमने, दैट इज आपका FMN FES और साइटोक्रोम। ये आपके मेजर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, यानी वो गाड़ियां हैं मेजर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगी। अब इस डायग्राम को समझना जो आपको मैंने यहाँ बना के दिखाया है, ये आपका यहाँ पे क्या दिखाया था, दैट इज ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जहां आपकी क्रैब साइकिल हो रही थी, जहां आपकी क्रैब साइकिल हो रही थी। तो आपका NADH और FADH2 और ATP जो थे वो यही बनते हैं। हमने यहाँ देखा 3 NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस दैट इज योर प्रोटॉन्स एंड 2 FADH मॉलिक्यूल। 3 नहीं, यहाँ पे आपके 6 बन रहे हैं। ठीक है, जब हम 2 FADH2 की बात कर रहे हैं तो आपके 6 NADH बन रहे हैं। ये तो बात समझ में आ रही है ना सृष्टि? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 NADH और प्लस हमारे FADH2 मॉलिक्यूल बने थे। अब ये आपके कहाँ जाएंगे, दैट विल मूव टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये बीच वाला जो पार्ट है बेटा,
दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, एंड यहाँ पे इसकी अंदर वाली जो लेयर है दैट इज इनर साइड, ये इसकी इनर साइड है। एक सेकंड में okay. ये इसकी इनर साइड है दिस वन, और ये इसकी आउटर साइड है, दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज इनर लेयर। मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाई लेयर है, सो इसमें एक आउटर और एक इनर लेयर होगी। क्लियर बात वाली? यस सर। चलो अब सारे कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH dehydrogenase, that's the name of complex first, NADH dehydrogenase। यहाँ NADH जो आपके बन रहे थे, ध्यान से सुनना समझ, जब आपके NADH बन रहे थे किसके हेल्प से? NAD आयंस के हेल्प से। ये NAD आयंस आपके ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में रिड्यूस हो रहे थे, और रिड्यूस होके आपके NADH बना रहे थे। सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NADH dehydrogenase, ये NADH आपके क्या हो गए बेटा, अगेन किसको रीजनरेट कर लेते हैं, दैट इज NAD आयंस। तो यहाँ से क्या रिलीज हो गया, दैट इज आपका जो प्रोटॉन्स थे वो रिलीज हो गए कि नहीं हो गए, राइट? बात समझ में? आपके प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो गए। तो मेजोरिटी ऑफ द प्रोटॉन्स ये सारे आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू इसकी आउटर लेयर जो साइड है, आउटर साइड दैट इज आउटर लेयर जो होती है उसके बाहर चले जाते हैं, यानी आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक बार वापस। आपके यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ने क्या किया, NADH को वापस से ब्रेक डाउन किया और उससे क्या बना दिया, दैट इज आपके NAD आयंस और हाइड्रोजन आयंस, ये रिलीज करती है। आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं। वहां से प्रोटॉन्स जो होते थे ये आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, दैट इज गोज टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ओके, तो जो मैं बात बताया उसको ध्यान से सुनना समझना फिर से। आपके यहाँ से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या रिलीज हुए बच्चे, दैट इज आपके इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स रिलीज हुए। प्रोटॉन सारे के सारे मोस्टली प्रोटॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, दैट इज FMN ने। मैंने आपको बताया था आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो इसने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, फिर इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने से ज्यादा बेटर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर था उसको दे दिया, दैट इज FES को। FES इस इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ मूव करता है, आगे की तरफ, तो इससे बेटर एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर आ जाता है, दैट इज यूबिक्विनोन, UQ। ठीक है, यूबिक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को जब आगे लेके चलता है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो थोड़े बहुत प्रोटॉन्स भी थे, वो प्रोटॉन्स जब यूबिक्विनोन पे आके ऐड हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया बेटा, यूबिक्विनोल, दैट इज अल्कोहल ग्रुप यूबिक एसिड। यूबिक्विनोल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UQS2। तो यहां तक बात समझ में आई सृष्टि? क्लियर? यहाँ बस ट्रांसपोर्टेशन को आपको समझना है कैसा हो रहा है। आपका पहले इलेक्ट्रॉन गया दैट इज FMN के साथ बात गया, फिर वो FES पे, FES से फिर वो गया यूबिक्विनोन पे। यूबिक्विनोन पे जब वो आया तो उसके साथ साथ कुछ प्रोटॉन्स भी आए, उन प्रोटॉन्स ने यूबिक्विनोन के साथ जुड़कर क्या बना दिया, दैट इज यूबिक्विनोल बना दिया। तो अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ पहुंच गया, यूबिक्विनोल पे पहुंच गया। अब दूसरी तरफ से आप देखोगे सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स सेकंड से। कम टू द कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम हमने देख लिया, दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेस। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड पे आ जाओ। तो नाउ कॉम्प्लेक्स सेकंड में देखना क्या होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड, दिस इज, ठीक है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब इस कॉम्प्लेक्स सेकंड को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, सेम, दिस इज द नेम, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, दैट इज सीधी सी चीज आपको पता है, क्रेब्स साइकिल में देखा था कि जब भाई आपका सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा था तो वहां FADH2 मॉलिक्यूल्स जो थे वो बने थे। FAD आयंस जो थे वो रिड्यूस हो गए थे और FADH2 बना लिया था। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसका जो नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, या इसका दूसरा नाम FADH2 डिहाइड्रोजनेस, यू कैन से दैट। इस FADH2 से क्या रिलीज हो रहे हैं, दैट इज FAD आयंस। तो वही बात सेम, अलग यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स बने, यहाँ पर भी उसके साथ प्रोटॉन्स बने। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके
कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर मूव कर गए, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे फिर आपके क्या हुआ बेटा, दैट इज एफएडी ने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया, एफएडी ने फिर उस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करा दिया एफईएस पे, और जो प्रोटॉन्स थे वो सारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच गए। तो ये चीज याद रखना कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो प्रोटॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेट इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ज्यादातर प्रोटॉन ज्यादातर सारे के सारे वही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपके इकट्ठा होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। ये बात समझ में आई सृष्टि? Yes, sir. अब एफईएस से फिर वही इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन पे जब इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन्स भी आए थे तो उन्होंने बना दिया यूबिक्विनोन। तो यानी वही प्रोसेस हुई जो हमने पहले देखी, प्रोसेस सेम है। अब ये आपके जो यूबिक्विनोन जो थे, यूबिक्विनोल जो था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड दैट इज आल्सो कॉल्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 दैट इज साइटोक्रोम B पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा साइटोक्रोम C1। ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपकी मेजॉरिटी जो होती है FMN, FES और साइटोक्रोम्स की होती है, ये आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं मेन। तो यही चीज आप आपको देखो, साइटोक्रोम BC1, तो साइटोक्रोम B पहले आ गया, फिर उसके बाद साइटोक्रोम C1 आ गया। तो आपका इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोल से कहाँ पहुंच गया, साइटोक्रोम B पे, साइटोक्रोम B से फिर ये कहाँ पहुंचा, साइटोक्रोम C1 पे। एंड ये इलेक्ट्रॉन फिर आपका साइटोक्रोम C1 के थ्रू बाहर आ जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपका एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C। दिस इज अ स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये साइटोक्रोम C जो था, इसका नाम होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब तक आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर देखे थे, ये मूवमेंट नहीं कर रहे थे, ये केवल अपने इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे थे आगे, पासिंग द बॉल कर रहे थे, आगे पास करते जा रहे थे। लेकिन ये इकलौता ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मोबिलिटी शो करता है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट शो करता है। ये क्या करता है बेटा, जो आपके साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स आए, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड से लेके जाता है और सीधा कहां पहुंचाता है उनको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर सृष्टि? हाँ. तो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आता है कि आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है। तो यू कैन से दैट इज आपका साइटोक्रोम C जो होता है, इट एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स थर्ड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी होती है कि ये साइटोक्रोम C की लोकेशन कहाँ है। हम फ्लो में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ ये चीज जरूर याद रखो कि ये आपका इकलौता ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है। समझ में बात आई मेरी? हाँ, आई. थोड़ा एक बार क्लियर करो वापस. मैंने ये कहा कि आपका इकलौता ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C जो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर साइड यानी आउटर लेयर पे प्रेजेंट है। हमने अब तक जितने भी कॉम्प्लेक्स देखे वो सारे बीच में थे, लेकिन ये अकेला ऐसा है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर जो आपका बाहर प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, लेकिन उसकी आउटर लेयर पर है। हमने डायग्राम में देखा था ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की दो लेयर थी, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। हाँ. आउटर लेयर से अटैच होता है ये आप, ओके. क्लियर? हाँ. तो ये इसकी लोकेशन थी। इस चीज को ध्यान रखना, ये नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो था साइटोक्रोम C के थ्रू, जो आपका मोबाइल आई में इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किया कॉम्प्लेक्स थर्ड से और कहां लेकर आ गया, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इसका जो नाम होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ को हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपका साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक लेकर आ रहा है, इसलिए हमने इसका क्या नाम था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। वैसे यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज होते हैं उनके बेस पर इसका एक और नाम है, दैट इज साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर सेंटर आयंस। साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर सेंटर आयंस। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी में नाम दे रखा है दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज दे रखा है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ है।
यहाँ पे अब आपके जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इकलौता कॉम्प्लेक्स है फोर्थ जहां पर आपके दो कॉपर होते हैं विच कंटेन टू कॉपर्स सेंटर। एक आपका कॉपर यहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले कॉपर 1, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जो साइटोक्रोम से लेकर आया, इसने फिर उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम ए पर, साइटोक्रोम ए से फिर ये इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम 83 और फाइनली ये पहुंच गए आपकी कॉपर सेकंड पर। तो यहाँ दो कॉपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दो कॉपर सेंटर्स भी बोलते हैं हम इसको। ये इकलौता आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कॉपर कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज आपके कॉम्प्लेक्स फोर्थ। क्लियर बात? यस सर। चलो अब यहाँ पे तुम ऑक्सीजन का रोल देखोगे। हमने अब तक ग्लाइकोलाइसिस देखी, क्रैब साइकिल देखी, वहां कहीं पर भी हमने ऑक्सीजन को नहीं देखा था, कहीं पर भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट में नहीं देखा था। लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई आपकी क्रैब साइकिल हो गई, ठीक है, वो आपकी क्या थी, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती। ग्लाइकोलाइसिस तो खैर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है, ठीक है, तो वो तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रही थी, लेकिन क्रैब साइकिल आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थी। तो हमने जब क्रैब साइकिल का पूरा डायग्राम देखा था वहां कहीं ऑक्सीजन दिखाई नहीं दी थी, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, लेकिन कहीं हमें ऑक्सीजन यूज नहीं दिखी। अब उस ऑक्सीजन को आप यहाँ देखो, कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे ही आपका ऑक्सीजन यूज होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता था बेटा, कि जो आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो गए थे, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स जो होते हैं, देखो इन प्रोटॉन्स का दो काम होते हैं आपके, जो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा हो गए ना बहुत सारे प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस, ये दो काम करें। एक तो ये एटीपी बनाएंगे, ठीक है, एटीपी के यूनिट बनाने में यूज हो जाएंगे। दूसरा जो प्रोटॉन्स एटीपी बनाने में यूज नहीं हो रहे, वो प्रोटॉन्स ऑक्सीजन अपने संग बाइंड कराएगी एंड देन उससे वाटर बना लेगी। क्लियर बात मेरी सृष्टि वाली? सेकंड पॉइंट वापस से बताओ, एक तो एटीपी बनाएगा और दूसरा दूसरा वाटर, किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का काम ही यहाँ पे इसलिए है, ऑक्सीजन क्या काम करती है यहाँ पे, कि जो आपके एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है, आपके जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स बच जा रहे हैं ना, वो किसी काम में तो आए, उनका कहीं यूज तो हो, वो फालतू क्यों घूमे इधर उधर। भाई क्लास में अगर बच्चे फालतू घूम रहे होते हैं तो टीचर उनको कोई ना कोई काम असाइन कर देता है, भाई ये बच्चे उधम करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ काम असाइन करो ताकि ये उस काम में एंगेज रहे। तो यही चीज सेम यहाँ ऑक्सीजन करती है, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होते हैं उनको यूज करती है वाटर बनाने के लिए। ऑक्सीजन उन हाइड्रोजन आयंस यानी उन प्रोटॉन्स के साथ बाइंड कर जाती है एंड क्या बनाती है, दैट इज वाटर बना लेती है। इज इट क्लियर ना? तो वाटर भी यहाँ आपको दिखता है रिलीज होते हुए। क्लियर हुआ? ओके। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखो, ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में है कि आपका टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होता है, यानी सबसे लास्ट में आपके हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन आयंस किसके संग जाके बाइंड कर रहे हैं, तो दैट इज बाइंड टू द ऑक्सीजन। सबसे पहले तो प्रोटॉन्स का मेन काम है आपका एटीपी बनाना, ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रोटॉन्स एटीपी बनाने में यूज ना हुए तो उनका क्या हो, उनका यूज कौन करता है, फिर आपका ऑक्सीजन करती है वाटर बनाने। तो इसलिए हमने इसको टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला। क्लियर बात? सॉरी, टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोला। क्लियर बात मेरी? हाँ। चलो, तो अब देखो हमने कॉम्प्लेक्स फोर्थ देख लिया। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आपका साफ देख लो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जब आए तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स थे वो भी साथ में आए और उन प्रोटॉन्स ने क्या किया, ऑक्सीजन के संग बाइंड किया और वाटर की फॉर्मेशन कर दी, ये वाटर बन गया यहाँ कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। अब आ जाते हैं लास्ट आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो भाई अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जितने भी प्रोटॉन्स थे मैंने आपको अभी बता दिया था वही काम, जो प्रोटॉन के दो काम है, एक तो आपका एटीपी बनाना एनर्जी, और दूसरी तरफ इनका दैट इज वाटर बनाना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई मेजोरिटी जो होती है प्रोटॉन्स की वो एटीपी बनाने में यूज होती है। अब भाई आप एक चीज समझना, ये प्रोटॉन्स जो होते थे इस लेयर के थ्रू आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ये ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर, ये बाइलेयर लिपिड है, आई मीन बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो भाई ये मेम्ब्रेन इन प्रोटॉन्स को क्रॉस नहीं होने देगी, तो इसलिए इनको कोई ऐसा जगह चाहिए जहां से ये क्रॉस कर सके इस मेम्ब्रेन को। बोले तो सीधी सी बात है, बीच में एक नदी है और इस नदी के एक कॉर्नर से इसके दूसरे कॉर्नर पे जाना है प्रोटॉन्स को। अब ये पानी में तैरना नहीं जानते,
क्योंकि पानी में अगर ये जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो भाई इनको कोई ब्रिज चाहिए ना, कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिसके थ्रू ये जा सके, या कोई ऐसी नाव चाहिए जिसके थ्रू ये बैठ के नदी को पार कर सके। तो यहाँ पे फिर इन प्रोटॉन्स को कौन हेल्प करता है बेटा, दैट इज आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके हेल्प करते हैं दैट इज F0 F1 पार्टिकल्स। ये ठीक है, ये मैंने समझाया, ये मैंने वही इनर मेम्ब्रेन, इनर लेयर और ये आउटर लेयर दिखा दी थी आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके ये प्रोटॉन्स बीच में से क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को। सो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका एटीपी, यानी आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स नाम आता है। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स की मैंने स्ट्रक्चर दिखाई, दिस इज हाउ, आपने बुक में देखी होंगी। ठीक, तो ये इसका जो टेल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड F0, और जो इसका हेड पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड F1। अब यहाँ से बेटा ये एक ब्रिज है जिससे प्रोटॉन्स बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन। तो बेटा यहाँ से प्रोटॉन बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से आपके इस मेम्ब्रेन को जब क्रॉस करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब मूव करते हैं तो वो एक फोर्स जनरेट करते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा है, आपके जब प्रोटॉन्स जब मूवमेंट शो करते थे बहुत स्पीड से, तो वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स को जनरेट करते हैं। दे क्रिएट एन एनर्जी, दे क्रिएट एन फोर्स, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से F1 में जो आपके एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता था, ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से। और ये दोनों जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म एटीपी। तो ये पॉइंट को फिर से समझा दे रहा हूं कि आपका जब प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ F0 F1 कॉम्प्लेक्स या पार्टिकल, कुछ भी बोल सकते, इसकी हेल्प से जब ये आपके इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे तो ये क्या जनरेट करेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करेंगे, ये जनरेट करेंगे। और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, जो आपके एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आपके F1 यानी हेड में प्रेजेंट। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आके क्या बना देते हैं, एटीपी, दैट इज। तो इसी को यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को क्या बोला, दैट इज, ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपका एटीपी बन रहा होता है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। नाउ इज इट क्लियर सृष्टि? क्लियर। एक डाउट है हाँ बोलो। कि जैसे पहले बताया था ना कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन्स जाते हैं वो एटीपी का सिंथेस करेंगे और बचे हुए H+ आयन से वो वाटर मतलब O2 बाइंड कर लेगा तो वाटर बन जाएगा। हाँ तो ये एटीपी का सिंथेस ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू होगा ऐसा? हाँ एग्जैक्टली, आपका तभी तो हमने क्या नाम रखा, एटीपी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, दैट इज क्या नाम दिया इसको हमने, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में होगी, बाकी किसी कॉम्प्लेक्स में आपकी एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही है। और ऑक्सीजन से वाटर जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में बनेगा। ठीक है, तो आपकी मेजोरिटी जो थी प्रोटॉन्स की वो एटीपी को बनाने में यूज हो गई, लेकिन जो प्रोटॉन्स रह गए, जो प्रोटॉन्स एटीपी बनाने में यूज नहीं हुए, तो वो प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स फोर्थ में चले जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जाके फिर वो ऑक्सीजन के संग बाइंड करके क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो सर ये रेगुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब कभी भी कैसे भी हो सकता है? पहले कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में एटीपी सिंथेसिस हुआ, नहीं उसके बाद नहीं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को जब आप यहाँ देखोगे तो ये रेगुलर है, मींस यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है। पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बच्चे मैंने क्या बताया था कि आपके प्रोटॉन्स भी मूव करेंगे थोड़े बहुत। तो वही प्रोटॉन जो हाँ, कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में फिर पहुंच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो वो आपके क्या कर रहे हैं, दैट इज आपके प्रोटॉन से ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है। और जो बहुत सारे आपके ज्यादातर प्रोटॉन्स बाहर थे, वो सारे के सारे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में थे, वो सब आपके कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और जब वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो बहुत हाई मोशन से, बहुत हाई फोर्स से क्रॉस करते थे, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। सो देन बिकॉज ऑफ दिस पीएमएफ क्या होता है, आपका एटीपी जनरेट होने लग जाते थे।
आप क्लियर बात? हाँ So this is about your ETS. Now we have done glycolysis, Krebs cycle as well as ETS. So अब आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई ना अच्छे से? हाँ, एक बार थोड़ा स्लाइड ऊपर करना। एक मिनट, एक चीज और बता देता हूँ जाने से पहले। साइटोक्रोम BC1AA3 ये आपके जो इलेक्ट्रॉन करियर्स हैं, ये उनका सीक्वेंस है। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करियर्स। ठीक है, तो आपके इनको इन सीक्वेंस को याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ये पूछ लिया जाता है। साइटोक्रोम BC1AA3, तो इसमें बेटा आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ दोनों है। कॉम्प्लेक्स थर्ड के कौन से इलेक्ट्रॉन करियर है यहाँ पे? साइटोक्रोम D और C1। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के कौन से आपके? साइटोक्रोम AA3। और इसमें दो कॉपर आयन, ए और ये दो कॉपर आयन भी कॉम्प्लेक्स फोर्थ में होते हैं। तो ये सीक्वेंस को कभी कभी पूछ लिया जाता है नीट में, आपको एक आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, साइटोक्रोम BC1AA3। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिया। ले लिया, चलो। और कोई डाउट आएगा तो देन यू कैन आस्क, ठीक है? ओके।